कैसे साइबर क्राइम होता है और कैसे साइबर क्राइम को दूर किया जाता है, तो ये तो सब लोग जानते हैं कि साइबर में जैसे साइबर अपराध में होता क्या है कि किसी प्रकार के आपके ईमेल हैक किए जाएंगे या आपके डेटा एक्सेस किया जाएगा। ठीक, तो हुआ क्या है कि उसमें कुछ जैसे नई नई कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे पेगासस देखेंगे, रैनवेयर देखेंगे, स्पाईवेयर देखेंगे। इस तरह की काफ़ी चीज़ों को हम लोग नाम जानेंगे और जानेंगे कि इसका क्या इतिहास रहा है, कैसे क्या है, इसका मतलब एक तरफ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे थी, कैसे ये समय समय पे इसका प्रचलन बढ़ता चला गया। तो आप लोग देखे होंगे, संविधान पढ़े होंगे आप लोग। संविधान में आप लोगों ने आर्टिकल 248 पढ़ा होगा, रिड्यूजल पावर जिसे कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक, तो आप लोग समझ लीजिए कि 1947 में या 1950 तक जब संविधान एक मतलब बना, तो उसमें हुआ क्या कि आप लोगों ने अवशिष्ट शक्तियों का नाम सुना होगा। ठीक, अवशिष्ट शक्तियों में क्या था कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा एज्यूम कर लिया था कि भविष्य में कुछ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनको क्या है, जो अभी तत्कालिक परिवेश में उनका अस्तित्व नहीं है या फ्यूचर में उसका अस्तित्व हो सकता है। तो उसी के लिए आर्टिकल संविधान में क्या किया गया था, 248 अवशिष्ट शक्तियां बनाई गई थी। और वो अवशिष्ट शक्तियों का काम ही क्या है, जब कोई ऐसी चीज हो जो जिसमें ना तो उसका स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट जो है, यानी कि जो राज्य की जो राज्य सूची है या समवर्ती सूची है या केंद्र सूची है, ये तीनों सूचियों में कहीं उल्लेख ना हो उसका उल्लेख कहाँ होगा, आर्टिकल 248। उस समय जो तत्कालिक कोई नई ऐसी चीज आएगी, जैसे इस समय साइबर क्राइम सबसे ज्यादा प्रचलन में है, तो ये साइबर क्राइम एक तरफ से अवशिष्ट शक्तियां यदि वहां पर ना होती तो हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ना होता कि इसके ऊपर क्या है हम लोग डायरेक्ट कुछ एक्शन ले पाते। ठीक, तो एक तरफ से देखा जाए कि सरकार यदि कुछ ऐसा कोई भी ऐसा कोई काम करता है तो उसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तरफ से इसके में कॉन्स्टिट्यूशनल से भी और इसके लिए अलग अलग संस्थाएं भी गठित की गई हैं और अलग अलग नीतियां भी लाई हैं, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अब साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मैं पहले हम ये देखेंगे कि साइबर क्राइम जो शब्द है इसका क्या यूज है, कैसे क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, क्यों इसको जानना आवश्यक है, इसका क्या क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी भी उसमें। तो पहला एक पॉइंट होता है, मैं अभी पॉइंट डाउन लिखवा दूंगा, जैसे डेटा की चोरी करना। ठीक, अब सपोज मान लीजिए कि डेटा की चोरी है तो कोई भी कंपनी हो सकती है या फिर कोई भी संस्था हो सकती है, किसी व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी डेटा चोरी किया जा सकता है, किसी दूसरे देश के बारे में भी डेटा का एक तरफ से चोरी की जा सकती है। तो इसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि कोई भी चीज है उसका आप लोग क्या है डायरेक्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और उसमें क्या है आप उस सामने वाले का एक तरफ से कुछ भी सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और उसके द्वारा क्या है कि कहीं भी उस सूचनाओं का मिसयूज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप एग्जांपल के लिए मैं भी पेगासस से बताऊंगा थोड़ा सा उसके बारे में कहानी सुनाएंगे। एक दूसरा चीज होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR जिसे कहते हैं। कोई जानता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? मैंने शायद पढ़ाया भी है, WTO जब बता रहा था तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था इसके बारे में। बौद्धिक संपदा अधिकार जिसे कहते हैं, कोई जानता है क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार? आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कोई चीज जब कोई बनती है तो उसमें क्या होता है, पेटेंट करा लिया जाता है कि नहीं? तो सपोज आपने क्या किया है कि आपने किसी भी कोई भी जैसे मान लीजिए किसी भी प्रोडक्शन का यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का उत्पादन किए हैं, तो उसमें क्या है आपने क्या किया, उसके बारे में पेटेंट करा लिया या उसका क्या है कॉपीराइट करा लिया। तो सामने वाले के पास क्या है कि अब आपके पास क्या है निगेटिव मोनोपोली जिसे कहते हैं, नकारात्मक एकाधिकार कहते हैं। तो आपके पास क्या है एकाधिकार है कि आपने जो एक तरफ मतलब जो प्रोसेस आपने अपनाया है कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रोसेस को यूज नहीं कर सकता। ठीक, और यदि उस दूसरा व्यक्ति उस प्रोसेस को यूज करता है तो क्या होगा कि आप उसके बारे में सीधे क्या कर सकते हैं या फिर मतलब एक तरफ से इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वहां पे कहाँ पे है हेग, वहां पर या WTO में आप क्या कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है अमेरिका, हमारे भारत देश के बारे में सबसे ज्यादा कोई क्लेम करता था तो अमेरिका करता था। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जो एक तरफ से पेटेंट रहते थे उसका क्या है इंडिया हमेशा ऐसा अमेरिका का कहना है कि वो भारत हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करके और हमारे एक तरफ से टेम्परेचर
टेक्निकल चीजें होती हैं उनका यूज करके कुछ नई चीजें बना के नए तरीके से उसको पेश कर देता है और सस्ते दामों में बेच रहा है। ठीक, तो अमेरिका के बारे में सब सारी चीजों में काफी, एक तरफ से अमेरिका हमारे भारत देश के बारे में काफी इन सब सारी चीजों के बारे में क्लेम किया और उसमें काफी विवाद हुए। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर पेटेंट या फिर कह सकते हैं डेटा एक्सेस में जो भी सारी चीजें होती हैं, जैसे बैंकिंग क्रियाएं हो गई, रेलवे की क्रियाएं हो गई, इन सब सारी चीजों में जो सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं कोई भी राष्ट्र की संस्था के, इन सब सारी चीजों के बारे में जब क्या होता है कि कोई एक अनलीगल या फिर अवैधानिक तरीके से कोई आपकी सूचनाएं प्राप्त करता है तो उन सूचनाओं का जो प्रयोग करेगा तो उसके काफी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उससे काफी पूरे देश व्यवस्था या फिर कह सकते हैं आपका जितने भी सेक्टर से उसने डेटा एक्सेस किया है उन सब सारी चीजों का आपको दुष्प्रभाव भुगतना पड़ सकता है। आप लोगों में एक सिंपल सा आप लोगों ने कभी ऑब्जर्वेशन किया हो या नहीं किया हो, आप लोग जब बातचीत करते हैं किसी से या नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं और आपका डेटा ऑन होता है तो ये जान लीजिए कि जब आपका डेटा ऑन होता है, सपोज आप कपड़े के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक, तो ये जान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा सक्रिय हो चुका है इस समय और आप लोगों की चीज को पता भी नहीं रहता है कि जब आपकी कोई भी बातचीत कर रहे होते हैं, मान लीजिए कपड़े की बात कर रहे हैं, मुझे कपड़ा लेना है, तो क्या होगा, अब जब आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, जब आप फेसबुक खोलेंगे तो होगा क्या कि कपड़े के एडवर्टीजमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि आप जो कोट खरीदना चाहते हैं, आप सैंडल खरीदना चाहते हैं, आप स्लीपर खरीदना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में आप चर्चा करेंगे वही चीज की चर्चा क्या होती है, वही आपका एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाता है। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं आपका डेटा एक्सेस किया जा रहा है। ठीक, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, मेरा दोस्त था तो मेरा कोई एग्जाम लगा था तो उसने बोला था कि बॉर्नविल जो वो होती है, चॉकलेट होती है, उसको तुम खा के जाना और उसको खाओगे तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी, पार्ले के होते हैं, अब जिसकी होती हो है। ठीक, तो जैसे उसने मुझे सिर्फ ये चर्चा की और आज तक मैंने उस चॉकलेट का नाम भी नहीं सुना था, और जैसे मैंने देखा वैसे क्या हुआ कि वो मुझे एडवर्टीजमेंट में दिखना शुरू हो गई यूट्यूब में। समझ रहे हैं? तो आप कभी भी कोई भी चीज करते हैं, कोई भी चीज बातचीत करते हैं तो क्या होता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई ना कोई क्या है कि डेटा ऑन होगा किसी भी चीज का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा सक्रिय हो चुका है इस समय कि आप अभी समय जो आपकी निजता का अधिकार है आर्टिकल 21, वो कहीं ना कहीं क्या है, उसका मिसयूज हो रहा है। उसके बारे में अभी प्रॉपर तरीके से अभी जब हम लोग पेगासस के बारे में बात करेंगे, स्पाईवेयर के बारे में बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि उससे भी ज्यादा आगे की टेक्नोलॉजी है और ज्यादा उसके दूरगामी परिणाम हो रहे हैं। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया कि साइबर सिक्योरिटी क्या मतलब अब इनसे दूर बचने के लिए या फिर इनको रोकने के लिए जो काम किए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी कहते हैं या साइबर सुरक्षा कहते हैं। ठीक, उसके लिए सरकार के क्या क्या प्रयास होंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नाम दे दिया कि स्पाईवेयर क्या है या फिर पेगासस क्या है, इसको किसने एस्टैब्लिश किया, ये कोई भी वायरस का नाम अकीरा वायरस दे दिया कि ये है क्या, तो ये क्वेश्चन इस तरह के आप लोगों से प्री में आते हैं। वैसे मेन जो साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ये किसका टॉपिक है, मेंस का टॉपिक। ठीक, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कुछ चीजें आपसे प्री में भी पूछी जा सकती हैं, तो कोई भी कंटेंट मान लीजिए कोई नया टर्म यूज कर दिया गया और उसके बारे में आपको नहीं पता, तो उसमें लिख देगा कि ये उसमें ऑप्शन में निम्नलिखित में से है क्या। ठीक, तो तरह तरह के ऑप्शन होंगे, तो आप जब जान रहे होंगे तो उसका ऑप्शन आप सही से देंगे, नहीं तो फिर तो गलत हो जाएगा। तो ना हो तो थोड़ा सा लिख लीजिए कि दो तीन तीन लाइन है। साइबर सुरक्षा आप लिख लीजिए, पहले साइबर क्राइम लिख लीजिए, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है, ये ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं, ये ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं, ये ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं जिसे कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। ये ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं जिसे कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। जब आप लोग कभी मेंस में लिखेंगे ना, तो मैंने जो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया था, तो आप दो लाइन में आर्टिकल 248 का जिक्र कर सकते हैं। यहाँ उसको लिखने के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक तरफ से भूमिका बनाने के लिए जो चीज़ थी उसके बारे में बताया था। ठीक, उसको याद रखिएगा आप लोग। क्या ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं जिससे कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया
जाना जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध के नाम से भी जाना जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध के नाम से भी जाना जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे अपराधों में साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, वायरस ट्रांसमिशन, फिशिंग आदि गतिविधियां शामिल हैं। हाँ, फिशिंग आदि गतिविधियां शामिल। पैराग्राफ चेंज करके सन 1969 में कौन सी? हाँ, वो सब सारी चीजें हैं, उसके बारे में मैं अलग से लिखूंगा ना। मैं खाली अभी साइबर मतलब 2-3 लाइन में भूमिका बताया ना कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, उसके बारे में जब अभी हम लोग अलग से बात करेंगे ना, उसमें सारी चीजों को डिटेल से देखेंगे। क्या लिखे आप लोग? हाँ, सन 1969 में 1969 में सबसे पहले ये सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सन 1969 में सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर्स एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को लॉगिन का मैसेज सेंड कर रहे थे। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को लॉगिन का मैसेज सेंड कर रहे थे। वहीं से इसकी शुरुआत होती है। सन 1970 में, नीचे लिखिएगा, सन 1970 में रॉबर्ट थॉमस ने क्रीपर नामक वायरस बनाया था। क्रीपर, ये लिखा हुआ, क्रीपर नामक वायरस बनाया था। फिर से नीचे लिख लीजिएगा। 1986 में रूस ने सर्वप्रथम साइबर को हथियार के रूप में प्रयोग किया था।
हथियार के रूप में प्रयोग किया था। अब आप हेडिंग डाल लीजिए साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता। साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता। साइबर सिक्योरिटी की या साइबर सुरक्षा की आवश्यकता। पहला पॉइंट सबसे जो प्रचलन में आप लोग जानते हैं, डेटा को संरक्षित करना। डेटा को संरक्षित करना। डेटा को संरक्षित करना। दूसरा IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार को संरक्षित करना। बौद्धिक IPR बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बौद्धिक संपदा अधिकार को संरक्षित करना। जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जैसे कि पेटेंट होता है या फिर कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का उसमें क्या मोनोपोली हो जाती है, तो कोई दूसरे व्यक्ति को क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या किया कि आपका देख रहा है डेटा एक्सेस किया जा रहा है और आप किस प्रकार कौन से प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक अपना रहे हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में सामने वाला क्या कर रहा है कि आपके डेटा को स्कैन कर रहा है, देख रहा है। तो क्या है कि वही सारी चीजें क्या है कि वो दूसरे नाम से दूसरे एक तरफ से उसका डिजाइन चेंज कर दिया, उसका रंग रूप चेंज कर देगा, उसकी एक तरफ से कहा जाए कि इस तरह की चीजों को चेंज करके क्या है अलग अलग नाम से उसको बेच सकता है। ठीक, तो इनको भी क्या है संरक्षित करने के लिए इन सब सारी चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट लिखिए बैंकिंग या नॉन बैंकिंग। बैंकिंग या नॉन बैंकिंग। बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कामा रेलवे की सुरक्षा। बैंकिंग या नॉन बैंकिंग या गैर बैंकिंग जिसे लिख सकते हैं आप लोग। बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग कामा रेलवे आदि महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा। आदि महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा। आदि महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा। चौथा पॉइंट राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा। पांचवा पॉइंट ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक आर्थिक सुरक्षा। वैश्विक आर्थिक सुरक्षा। वैश्विक आर्थिक सुरक्षा। इन सब सारी चीजों में मुझे नहीं लग रहा कोई चीज डिस्कस करने लायक है कि कोई चीज ना समझ में आ रही है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि पता चला संविधान में कोई भी डिफेंस से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड। शेयर मार्केट में आप लोग देखते हैं कि पता चला किसी शेयर के दाम, इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम सुने आप लोग? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? जो मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई आप एक तरफ से शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी एक तरफ से उसके शेयर के बारे में आपको पता है कि इसके शेयर के दाम कब बढ़ने वाले हैं, कब घटने वाले हैं। इनसाइडर आप उसको पहले से नॉलेज रखते हैं। इसके बारे में एक तरफ से सेबी की स्पष्टता गाइडलाइन है कि गैर जमानती मतलब एक तरफ से जो मतलब जो डेटा होता है, मतलब डेटा होता है शेयरिंग का, इसको जो पहले से ही ट्रैक ऑन कर लेते हैं, उनको जानकारी रहती है कि फुट पर मतलब कब जाएगी या मतलब बोले या बियरिश नहीं जो होता है उस चीज के विषय में। तो मतलब एज्यूम कर लेते हैं मार्केट को पहले से ही, मतलब मार्केट कैसी रहेगी आगे। एज्यूम नहीं कर लेते, उनके बारे में पहले से सूचना। एज्यूम करना दूसरी चीज है। एज्यूम करने का मतलब आप अनुमान लगा रहे हैं, आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं और उसमें आपको 100% जानकारी रहती ही रहती है। ठीक, हाँ, पहले से उन्हीं के आदमी, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी कंपनी के आप क्या है कि किसी से कंपनी से रिलेटेड है और आपको पता है इस कंपनी के दाम बढ़ने वाले, इस कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं, तो आप तो कुछ नहीं करेंगे।
लेकिन होगा क्या कि आपके कोई सगे संबंधी हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव में दूर के, तो आपने क्या किया, उनको अपना जानकारी सूचनाएं प्रदान कर दी कि भाई एक काम करो 20 करोड़ रुपया लगा दो, 20 करोड़ रुपये में मेरा 15 करोड़ मेरा रहेगा, 5 करोड़ तुम्हारा रहेगा और इसके दाम पड़ने वाले हैं, इसको ये हो जाएगा। कुछ भी तमाम तरीके की ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं कि इन सब सारी चीजों की सुरक्षा के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग में बहुत ही सरकार के स्ट्रिक्ट नियम है, उसमें बहुत सारी रूल और रेगुलेशन है। इनसाइडर ट्रेडिंग जब कभी कैपिटल मार्केट में बताएंगे तो उसके बारे में हम लोग, मैं एक एग्जांपल के लिए बताया कि साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या, कैसे इसका कैसे हर एक क्षेत्र में कितना यूटिलाइज है। अभी पेगासस बताएंगे तो उसमें और सब सारी चीजें बताएंगे कैसे उसका रूल और रेगुलेशन हुआ, कैसे क्या क्या चीजें उससे बनी। ठीक, आप लोग अगला हेडिंग डाल लीजिए कि साइबर क्राइम के अंतर्गत श्रेणियां। ये क्वेश्चन असल में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए पॉइंट दे दे कि कौन किस साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, तो आप लोग जानेंगे साइबर क्राइम के अंतर्गत श्रेणियां। पहला पॉइंट, साइबर क्राइम के अंतर्गत श्रेणियां। साइबर क्राइम के अंतर्गत श्रेणियां। पहला पॉइंट, व्यक्ति विशेष के खिलाफ साइबर क्राइम। 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 इसके अंतर्गत ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से क्राइम व्यक्ति विशेष के अंतर्गत आते हैं, कौन से क्राइम सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं, कौन से क्राइम तीसरा क्या है सरकार के रिलेटिव है, मतलब उससे संबंधित है। ठीक, तो ये आप लोग मतलब ध्यान रखेंगे। पहले उसी में लिख लीजिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कॉमन साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग। तीसरा क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। कॉमन स्पूफिंग। स्पूफिंग। स्पूफिंग ये क्या होता है बताएंगे। स्पूफिंग। कामा मानव तस्करी। कामा मानव तस्करी। ऑनलाइन बदनाम करना। ऑनलाइन बदनाम करना। ऑनलाइन बदनाम करना। किसमें मानव तस्करी? हाँ, ऑनलाइन बदनाम करना, जैसे कि किसी को क्या है आपके डेटा को निकाल के पब्लिक कर देना, सोशल कर देना। ठीक, वो चीजें ऑनलाइन बदनाम करना आदि शामिल हैं। आदि शामिल हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, संपत्ति विशेष के खिलाफ साइबर क्राइम। संपत्ति विशेष के खिलाफ साइबर क्राइम। संपत्ति विशेष के खिलाफ साइबर क्राइम। देखिए स्पूफिंग होता क्या है कि जैसे आपके पास क्या है कि आपके मेल में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन से या फिर ऐसे गवर्नमेंट संस्था की एक तरफ से फेक आईडी बनाकर आपको दे दिया जाए। जैसे कि मैं 2012-13 की बात बता रहा हूँ, मैं जीमेल जब पहली बार बनाया था तो उसमें लिखा हुआ था कोका कोला की तरफ से मुझे 5 करोड़ रुपया का क्या हुआ है कि लॉटरी लग गई है। और उसमें आरबीआई के रघुराम, उस समय आप लोग 2013-14 के आसपास देखेंगे तो उस समय बहुत सारे मेल क्या हो रहे थे कि रंगराजन मतलब रघुराम राजन जी के उससे उनका आईडी मतलब ऐसा फील होता था कि आरबीआई क्या कर रही है, आपको डायरेक्ट क्या है कि आपके मतलब एक तरफ से आईडी में मेल कर रही है कि आपको ये लॉटरी आपके नाम की हुई है। उसमें क्या है आपसे अकाउंट नंबर मांगा जा रहा था, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा था, एड्रेस मांगा जा रहा था। तो ये एक तरफ से कहा जाए कि उसी प्रकार की जो एक तरफ से ऐसी मतलब डुप्लीकेट फाइल या डुप्लीकेट आईडी जो क्या है कि आपको
एक संवैधानिक संस्था के ही पैरेलल हो, उसी के समांतर हो और आपको भेज दिया जाए, जिससे क्या है आप उसमें कुछ ना कुछ अपना जो भी आपके डेटा है उसको प्रदान करवा दें सामने वाले को। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? स्पूफिंग कहते हैं। ठीक, समझ में आया स्पूफिंग क्या है? समझ में आया कि नहीं? आपके मेल में या फिर आपके कह सकते हैं मैसेज में ऐसा, हाँ इनबॉक्स में मैसेज क्या है आपको आ गया कि आरबीआई के द्वारा क्या हुआ है, आपको 5 करोड़ की लाठी लग गई है और आपने देखा कि आरबीआई की तरफ से आया, यानी कि क्या है ऑफिशियल है ना। तो क्या हो रहा है, आप उसने तुरंत क्या किया, अपना अकाउंट नंबर और अपना मोबाइल नंबर जो भी है सब आधार कार्ड सब दे दिया। हुआ क्या कि सब अकाउंट में है सब गायब हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? तो उसी को क्या कहते हैं? स्पूफिंग कहते हैं। तो इस प्रकार के यही आप लोगों से पूछ दिया जाए कि स्पूफिंग क्या, इसके किसके अंतर्गत शामिल होता है? तो ये क्या है, व्यक्तिगत जो अधिकार मतलब साइबर क्राइम होते हैं, पर्सनल साइबर क्राइम होती है, उसी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ये क्या है कि किसी पर्सनल व्यक्ति को सामने वाला क्या कर रहा है कि जैसे आपके पास है तो आप किसी से बताएंगे भी नहीं कि गलती से 5 करोड़ रुपया मिला तो सब लोगों को हवा हवाई हो जाएगा, फैल जाएगा सबकी जगह। तो आपने शांति से क्या किया, किसी से बिना बताए क्या किए, शांति से अपना पूरा अकाउंट नंबर दे दिया। और जब उड़ जाएगा, जब गायब हो जाएगा, तब बताएंगे कि हमारे साथ ये हो गया है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें होती थी स्टार्ट में, तो बहुत सारी ये सब सारी चीजें होती थी। ठीक, अगला आप लोग पॉइंट देखिए, संपत्ति विशेष के खिलाफ साइबर क्राइम। सर ऊपर आपने लिखवाया सॉफ्टवेयर पायरेसी, हाँ ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी भी इसी तरह का होता है, मतलब एक तरफ से साइबर क्राइम ही सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बना दिए जाएंगे जिससे क्या है कि आपको जो मतलब एक संचार का माध्यम है वो क्या है बिगड़ जाए, संचार ना हो पाए, रोक दिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? पायरेसी कहते हैं। ठीक, एक तरफ से वायरस है, जैसे क्या है कि जब आपकी उसमें मतलब एक तरफ से कंप्यूटर में जो वायरस आ जाता है तो सही से काम करना बंद कर देता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। ठीक, लिखिए इसमें, कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ हैकिंग, कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ हैकिंग, नहीं सहेली थी ना, संपत्ति विशेष के खिलाफ, कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ हैकिंग, कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ हैकिंग, कामा वायरस ट्रांसमिशन, कामा वायरस ट्रांसमिशन, वायरस ट्रांसमिशन, कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ हैकिंग, कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, कामा आईपीआर उल्लंघन, कामा आईपीआर जो मैंने अभी बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर उल्लंघन, कामा कॉपीराइट उल्लंघन, कामा कॉपीराइट उल्लंघन आदि शामिल किए जाते हैं, आदि शामिल किए जाते हैं, आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो भी हम लोग डिस्कस ना कर चुके हैं या समझ में ना आए आपके। तीसरा पॉइंट ले लीजिए, सरकार विशेष के खिलाफ साइबर क्राइम, सरकार विशेष के खिलाफ साइबर क्राइम। ये बताइए साइंस एंड टेक कौन पढ़ाता है यहाँ? चलती है क्लास इसकी? इस बार नहीं चली, एक्चुअल में पार्ट उसी का है। जो इसके आगे की चीज होगी, मतलब जब मैं मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला मार्केट इन सब सारी चीज़ों के बारे में, ब्लैक मनी इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तब इकोनॉमिक्स का वहाँ पे पार्ट आएगा, तब हम लोग इकोनॉमी में हेरा फेमा इन सब सारी चीज़ों की बात करेंगे। ये जितनी भी सब सारी चीज़ें हैं, ये कहीं आपको इकोनॉमिक्स में दिख रहा है? नो सर। अब मैं पढ़ाता क्या हूँ? इकोनॉमिक्स। ठीक, तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम का एक तरफ से फर्स्ट पार्ट हम लोग आज जितना भी कवर हो पाएगा कल थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद जब हम लोग इकोनॉमी में आएंगे तब हम लोग देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती थी, हवाला मार्केट क्या होता था, इन सब सारी चीजों के बारे में, हेरा फेमा इन सब सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्या लिखे आप लोग? सरकार के खिलाफ साइबर क्राइम लिखे। सरकारी वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट, सैन्य वेबसाइट, सैन्य वेबसाइट यानी कि रक्षा जो डिफेंस की वेबसाइट है, हाँ वो सब क्या, सैन्य वेबसाइट आदि, सैन्य वेबसाइट आदि।
इसे राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला भी कहा जाता है। इसे राष्ट्र की संप्रभुता, सॉवरेंटी, किसे कहते हैं राष्ट्र की संप्रभुता? इसे राष्ट्र की संप्रभुता भी कहा जाता है। हाँ, सॉवरेंटी जिसे कहते हैं, संप्रभुता। इसके ऊपर किसी का कोई निर्णय ना हो, वही संप्रभु कह सकते इसके हैं। ऊपर किसी का कोई मतलब बंधन ना हो। हाँ, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो। बंधन ना हो, सॉवरेंटी। आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। पॉलिटिकल के यहाँ पे काफी दिग्गज लोग पढ़ाते हैं, 3-3, 4-4 सबसे ज्यादा कोई मतलब महारथी हैं कहीं किसी सब्जेक्ट के, तो पॉलिटिकल साइंस की। तो सॉवरेंटी यानी संप्रभुता का मतलब ये है कि आपके जो एक तरह से कोई भी राष्ट्र है या व्यक्तिगत जीवन में भी देख सकते हैं। मेनतः संप्रभुता में हम लोग यदि राष्ट्र के अंतर्गत लेते हैं तो राष्ट्र की जो भी आर्थिक नीतियां होंगी, जो भी राजनीतिक नीतियां होंगी, ठीक, इनमें किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक। और यदि हस्तक्षेप होगा तो आप क्या है कि युद्ध के लिए तैयार है, सामने वाले से मार करने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे तुम लोग, ठीक। तो राष्ट्र की संप्रभुता पर क्या लिखे हैं आप लोग? हमला भी कहते हैं, ठीक। अब आप लोग साइबर सिक्योरिटी हमले के प्रकार लिख लीजिए। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जिसे कहते हैं। किस टाइप के हो सकते हैं, जिसमें आप लोग अभी काफी देर से कुछ चीजों का नाम ले रहे थे, नए नए टूल्स और टेक्निक का प्रयोग कर रहे थे, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे मोटा मोटा। बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें आप लोग अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि पता चला कि 10-20 प्रकार की लिखवा दिए और आप लोग लिखते लिखते बोर हो जाए, कहते कि बंधन नहीं हो रहा है कितने प्रकार के, ठीक। तो जो मेन है 5 से 7 टाइप के, उसको हम लोग बारे में देखेंगे। क्लास का टाइम भी तो आज कम है। क्लास का टाइम हमें लग रहा है कुछ गलती से तो नहीं लिखा है। तो सैटरडे को टेस्ट था ना भाई, रिपीट कर दीजिए। ये क्या है मतलब टाइम हमें तो लगा गलती से लिखा हुआ है। गलती से है, वो गलती से हुआ सर ने भाई उठा के फिलहाल। बाकी आप लोग यदि कोई दूसरे सर आ जाएंगे तो बात की बात है। बाकी मेरे हिसाब से है कि 1.5 घंटे के लिए, ठीक। मिसप्रिंट हुआ होगा, मैंने तो देखा भी नहीं। मुझे तो हिस्ट्री वाले सर ने फोन लगाया कि आपकी क्लास 1 घंटे की है, तो मैं देखा, मुझे तो ये था 1.5 घंटा होता है। जस्ट बाद में हाँ, जब आ जाएंगे तब चले जाएंगे, तो नहीं आएंगे तो पढ़ते रहो, ठीक। वैसे भी काफी टेक्निकल चीजें हैं, काफी नई चीजें सुनने के लिए मिल रही होंगी, जो मुझे भी नहीं पता थी। वैसे भी सब कुछ समझ में आने वाला कहाँ, कुछ तो कुछ बाउंस ही कर जाएगा। हाँ, कुछ बाउंस होना जरूरी है, सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। ठीक, लीजिए हेडिंग डालिए आप लोग, रैनसमवेयर। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लिखे है ना, मेन हेडिंग। अब नई हेडिंग डालिए, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर मुझे तो था कि सब बहुत पॉपुलर है, तो आपको पता ही होना चाहिए। पहले जान ले है क्या रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक प्रकार का क्या है कि साइबर अटैक, ठीक। रैनसमवेयर मतलब एक तरफ से कह सकते हैं साइबर डकैती। साइबर डकैती का मतलब समझ रहे हो? जैसे अब तुम लोगों को कोई पकड़ ले जाए और क्या करे, किडनैप कर ले और फिर क्या करे, फिरौती मांगना शुरू कर दे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, साइबर डकैती का मतलब क्या होता है, रैनसमवेयर क्या है कि आपके कंप्यूटर का जो भी संचार का माध्यम है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, वो क्या है कि एक संगठन का भी हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जब आपके एक तरफ से जो डेटा का संचार है, डेटा का संचरण है, उसमें क्या है कि इस प्रकार का हमला किया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि आपके जितना भी कंप्यूटर का एप्लीकेशन है वो सब काम करना बंद कर देते हैं, सब काम करना बंद हो जाएगा, आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ये संगठन करता है उसका कुछ काम होगा ही नहीं। तो होगा क्या कि आपको फिर एक लिंक आएगा, उस लिंक में क्या होगा, ऑलरेडी उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा होगा कि इस नंबर से आपको कांटेक्ट करना है, तब आपका कंप्यूटर चल पाएगा। और जैसे आप उसमें नंबर पर कॉल करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपसे बिटकॉइन के बारे में
बिटकॉइन के रूप में आपसे पैसा लिया जाता है। ठीक, पैसा भी कहाँ से लिया जाएगा? बिटकॉइन में। बिटकॉइन एक ऐसी जब बिटकॉइन तो जानते होंगे ना, डिजिटल करेंसी है। ठीक, उसके बारे में जब कभी चर्चा करेंगे तो विस्तार से बताएंगे, क्योंकि काफ़ी इस समय आज भी सरकार नहीं डिसाइड कर पा रही डिजिटल करेंसी को हम लोग बिटकॉइन को हम लोग लागू करें या ना लागू करें। कुछ देशों ने लागू भी कर दिया है, इंडिया में भी ऐसा उसके बारे में कोई मतलब अभी नया रेगुलेशन नहीं आया है। तो उसके बारे में एक तरफ से ना तो रिस्ट्रिक्ट है ना अनरिस्ट्रिक्ट है। ठीक, सरकार उसको ना समझ पा रही है कि उसको हम लागू करें, नहीं समझ पा रही है उसको हम क्या करें, क्लोज करें। क्यों? क्योंकि सरकार धीरे धीरे क्या डिजिटलाइज हो रही है, और बिटकॉइन डिजिटल करेंसी का एक बहुत बड़ा मतलब एक तरफ से मेन उसका बिंदु है। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो ये रैंसमवेयर क्या होता है कि जब आपसे बिटकॉइन के बारे में एक तरफ से फिरौती मांगी जाएगी, साइबर आपके कोई संस्था है जैसे AIM, अभी इस समय पहले क्या हुआ था कि AIIM जो इंडिया की हेल्थ मतलब संस्था है, उसमें इस प्रकार का रैंसमवेयर आया था। WHO में भी इस प्रकार की कई चीज़ें हो चुकी हैं। तो बहुत बड़ी संस्थाओं से, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके डेटा को क्या किया जाता है, जब एक तरफ से इसके माध्यम से क्या है कि हैक कर लिया जाता है, जिससे वो काम करना बंद कर देता है। इन सब सारी चीज, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रैंसमवेयर कहते हैं। ठीक, समझ में आया? एक प्रकार का मलवेयर है, यानी कि इस वायरस टाइप का है जो क्या है आपके कंप्यूटर एक्सेस को हैक कर लेता है और आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। और जब कोई बहुत बड़ी संस्था है, अरबों करोड़ों की संस्था है, वो काम करना बंद कर देगी तो मजबूरी में जाहिर सी बात है कि 1 दिन काम बंद रहेगा, 2 दिन काम बंद रहेगा, 3 दिन बंद रहेगा। और जब तक आप उस बिटकॉइन के बारे में उसको पैसा फिरौती नहीं दे देंगे तो क्या होगा, वापस नहीं करेगा। जैसे बदमाश यदि किसी को पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, पैसा भी ले लेते हैं, और बहुत किस्मत अच्छी हो तो आपकी जान बच जाए तो बच जाए, तो मार भी डालते हैं, है ना। सर इसे ये जो हैक करने की प्रक्रिया होती है, इसे अगर माइक्रोसॉफ्ट या गूगल वगैरह बड़े किसी उसका सॉफ्टवेयर हैक कर लें तो वो लोग जॉब ऑफर भी दे देते हैं आपको। वो भी बिहार को दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। अब आजकल यही टेक्नोलॉजी भी, मेरा एक दोस्त बता रहा था, हम लोग जब आपस में भी आज ही की बात बता रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे तो मैं यही चीज देख रहा था, तो उसने बताया कि मेरे एक बुआ का लड़का है, बुआ का लड़का क्या है कि कहेगा मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक, और ऑफिस में किया क्या हुआ है, छोटी सी कमरा टाइप का बनाया हुआ है, उसी में क्या करता है कि वो सब इसी तरह एप्लीकेशन क्या है कि अपने पर्सनल किसी कंप्यूटर पर भेजता रहता है। मतलब एक छोटे लेवल पर ही कर रहा है वो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या है कि वो क्या है, रैंसमवेयर का ही काम है ना, कि सामने वाले के कंप्यूटर क्लोज कर दिए जा रहे हैं, सामने वाले का डेटा हैक कर लिया जा रहा है। ठीक, तो ये सब काफी लिख लीजिए इसी को आप लोग, यह एक तरह का मलवेयर है, यह एक तरफ का मलवेयर है, यह एक तरफ का मलवेयर है, यह तरह का मलवेयर है जो यूजर या किसी संगठन पर अटैक करके, ये यूजर जो व्यक्तिगत होते हैं, जो यूजर या किसी संगठन पर अटैक करके जो यूजर या किसी संगठन पर अटैक करके उनके कंप्यूटर या फाइलों के, जो यूजर या किसी संगठन पर अटैक करके उनके कंप्यूटर या फाइलों के, उनके कंप्यूटर पर फाइलों के एक्सेस को रोक देता है, उनके कंप्यूटर पर फाइलों के एक्सेस को रोक देता है, ये उन फाइलों को इंस्क्रिप्ट करता है, ये उन फाइलों को इंस्क्रिप्ट करता है और फिर इंस्क्रिप्ट या इंक्रिप्ट, इंक्रिप्ट होगा सर। हाँ, इंक्रिप्ट करता है और फिर डिस्क्रिप्शन की के लिए फिरौती, डिस्क्रिप्शन की के लिए फिरौती या रैंसम की मांग करता है, की के लिए फिरौती या रैंसम जो लिखा हुआ है, इतना खाली लिखा रैंसम की मांग करता है, रैंसम की मांग करता है।
आधुनिक समय में इसकी शुरुआत 2017 में वानाक्राई आउटब्रेक के साथ हुई। वानाक्राई मैं रोना चाहता हूँ, जिसकी हिंदी होती है। अब मैं तो रोना चाहता हूँ मत लिख देना, क्योंकि एग्जाम में वानाक्राई लिख के आएगा, जो आएगा मैं रोना चाहता हूँ नहीं लिख के आ जाएगा। ठीक, वानाक्राई के साथ हुई, वानाक्राई आउटब्रेक के साथ हुई। ठीक, इसकी शुरुआत 2017 में वानाक्राई आउटब्रेक के साथ हुई, यानी कि एक तरफ का रैंसमवेयर है जो सबसे पहले क्या हुआ था, आया था। ठीक, आउटब्रेक तोड़ना जिसे कहते हैं। एक पॉइंट और लिखना, लिख लीजिए कि अकीरा। हाँ, अकीरा भी क्या है, एक प्रकार का रैंसमवेयर है। ये नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ना कि अकीरा है क्या, तो पता चला अकीरा आप लोग कोई मूवी में हाँ कुछ भी दिया जा सकता है। इस प्रकार के ऑप्शन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि अकीरा क्या है, तो क्या है, रैंसमवेयर है कि स्पाईवेयर है कि कुछ भी है, तो आप लोग देखेंगे तो याद रहेगा, तो लिख सकते हैं अकीरा क्या है, एक प्रकार का रैंसमवेयर है। ठीक, नीचे लिख लीजिए मार्कस हचिंस। मार्कस हचिंस द्वारा इस वानाक्राई आउटब्रेक को रोका गया था। वानाक्राई आउटब्रेक को रोका गया था, या फिर उसको मतलब एक तरफ से कहा जाए कि उसका एंटीवायरस लाया गया था। द्वारा रोका गया। ठीक, अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फिशिंग। फिशिंग यह एक नकली वेबसाइट के माध्यम से यह एक नकली वेबसाइट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना होता है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना होता है। व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना होता है। मान लीजिए कि आपके मेल में कोई मैसेज आया, और मैसेज आने के बाद क्या होगा कि आपको ऑप्शन दिया कि इसको लॉगिन कर दीजिए, तो ये खुल जाएगा। लॉगिन करेंगे, मान लीजिए ऐसा आया, यदि आपने क्या है, एक पेपाल नामक एप्स का नाम सुने? पेपल होता क्या है, जिस प्रकार हमारे यहाँ पेटीएम है और जिस प्रकार गूगल पे है, उसी प्रकार यूएसए में क्या है, पेपाल चलता है। तो उसमें क्या है, आपने मान लीजिए अकाउंट बनाया हुआ है, और उसमें हुआ कि यदि आप क्या है अपना पैन कार्ड नहीं डालेंगे, अपने आधार कार्ड अपना नहीं डालेंगे, तो क्या हो जाएगा कि आपका पेपाल ऐप्स बंद कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप क्या हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, जल्दी से अपना आधार कार्ड या उसमें क्या है पैन कार्ड क्या है तुरंत डाल के लिंक कर देते हैं, और उससे होता क्या है, आपका स्कैम हो जाता है या फिर आपके साथ क्राइम हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। ठीक, अगला हेडिंग डालिए, मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक
देखिए होता क्या है कि जब आप लोग क्या है कि कभी रेलवे में या फिर कहीं सार्वजनिक संस्थान में या फिर इंस्टीट्यूशन में आप बैठ के, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसा काम किया है कि वहाँ पर क्या है वाईफाई फ्री है, या फिर कहीं भी आप ऐसे सार्वजनिक प्लेस पे बैठे हुए हैं जहाँ पर क्या है वाईफाई फ्री है, ठीक। तो जब इस तरह के सार्वजनिक प्लेस में कोई भी क्या है आपका जो इंटरनेट है वो फ्री होता है, तो क्या होता है कि आपस में लोग क्या है खूब नेट चलाना शुरू कर देते हैं। चलाते हो कि नहीं? और जब होता है क्या है कि दो व्यक्ति आपस में नेट यूज कर रहे हो या फिर दो व्यक्तिगत यूजर से क्या है आपस में क्या है एक दूसरे का डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो बीच में उसी समय कोई व्यक्ति ऐसा आके जो क्या कर ले कि दोनों के जो डेटा ट्रांजैक्शन हो रहा है उन दोनों को एक्सेस कर ले, तो इसी को क्या कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। यानी कि कोई आदमी क्या किया मिडिल में आके अटैक कर दिया, वो समझ जान गया कि तुमने क्या कौन सा आपने डेटा ट्रांसफर किया, सामने वाले ने कौन सा डेटा ट्रांसफर किया, किस किस मुद्दे में क्या क्या चीजें बात हो रही है, और उन सब सारी चीजों को हैक करके और दोनों की इंफॉर्मेशन जान ले, दोनों के पर्सनल चीजों के बारे में जान ले, और उसके बारे में वो आपसे कहे कि यदि ये चीजें आपने जो बात की है, कोई भी पर्सनल चीजें हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल प्राइवेट चीजें हो सकती हैं, उसी को क्या करे वो सोशल करने के लिए आपको दबाव बनाए कि यदि आप हमको फिरौती नहीं देंगे तो क्या होगा, मैं आपकी चीजें को पर्सनल पब्लिक कर दूंगा। तो कई बार ऐसा होता भी है और आपने देखा होगा कि कई लोग उसमें क्या है कि कई लोग अपना मतलब सुसाइड भी किए हैं, देखते होंगे आप। वीडियो कॉलिंग प्रेशर हो जाता है क्या? वीडियो कॉलिंग पे हो जाता है। वीडियो कॉलिंग पे भी हो जाता है। जैसे आप लोगों ने ब्लू हेल नामक कोई गेम आया था ना, उसमें जो व्यक्ति खेलता था क्या होता था, धीरे धीरे वो ऐसा आपको कहाँ ले जाते थे कि अंत में लगभग अंत में सुसाइड कर लेता था लड़का। ऐसा होता था कि नहीं होता था? इसीलिए उसको क्या किया, धीरे बैन कर दिया गया, लेकिन एक समय काफी उसमें सुसाइड केसेस आए थे, ठीक। तो उसी प्रकार क्या है मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति बीच में आके, आप लोग दो व्यक्ति पता चला कि बहुत अच्छे से, अब वो मान लो सॉन्ग एक दूसरे का ट्रांसफर कर रहा है, एक दूसरे का कोई पिक ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक। तो इसमें क्या है कि उसने क्या किया, आपकी जो पर्सनल चीजें हैं उनको क्या एक्सेस किया, और उसके बाद क्या है आपको एक मतलब एक तरफ से हैक करना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो उसी को कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। लिख लीजिए एक दो लाइन। जब दो यूजर्स जब दो यूजर्स सार्वजनिक डेटा या वाईफाई का प्रयोग करके, जब दो यूजर्स सार्वजनिक डेटा या वाईफाई का प्रयोग करके सार्वजनिक डेटा कामा वाईफाई का प्रयोग करके एक दूसरे को सूचनाएं आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को सूचनाएं आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को सूचनाएं आदान प्रदान कर रहे हैं, तो कोई हैकर्स उन सूचनाओं को एक्सेस कर लेता है, तो कोई हैकर्स उन सूचनाओं को एक्सेस कर लेता है, उसे ही मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं। Denial of service attack. Denial of service attack. Denial of service attack. Denial of service attack. देखिए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब क्या होता है कि एक तरह से संगठन कोई होता है या कोई संस्था होती है, जब वो चल रही होती है तो पूरी तरह से क्या होता है उस संस्था के जितनी भी सारी क्रियाएं हैं उनको क्या है पूरी तरह से बाधित कर दिया जाता है, पूरी तरह से रोक दिया जाता है, ठीक।
कोई कंपनी काम कर रही है, कोई कंपनी अपना एक तरफ से सॉफ्टवेयर का या जो भी यूज कर रही है उसमें क्या किया गया, सीधे ऐसा अटैक किया गया कि वो कंपनी के सारे कंप्यूटर्स क्या है ऑटोमेटिक बंद हो गए हैं, सारे जो कम्युनिकेशन का या फिर डेटा ट्रांसफर है, डेटा संचरण है, ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल क्लोज हो जाएं, कोई काम हो ही ना उस व्यक्ति का, उस कंपनी का, उस संगठन का, उस संस्था का, तो उसको क्या कहते हैं, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए इसको। यह एक ऐसा हमला है, यह एक ऐसा हमला है यह एक ऐसा हमला है यह एक ऐसा हमला है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से, यह एक ऐसा हमला है यह एक ऐसा हमला है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से मशीनों को बंद करने के लिए किया जाता है। जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से मशीनों को बंद करने के लिए किया जाता है, इसमें पूरे संचार को नष्ट कर दिया जाता है। इसमें पूरे संचार को नष्ट कर दिया जाता है। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, जीरो डे एक्सप्लॉइट। जीरो डे एक्सप्लॉइट, जीरो डे एक्सप्लॉइट। ठीक, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है, अपना सॉफ्टवेयर बेच रही है। ठीक, तो कोई ऐसा जीरो डे एक्सप्लॉइट का मतलब ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर सामने वाला भी क्या करे, उसी टाइप का विकसित कर ले, उसी प्रकार का डेवलप कर ले, जो क्या करे, जैसे सॉफ्टवेयर किसी ने अपना एक तरफ से सेल किया, उसी में क्या करे, अपना भी सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ एक तरफ से वायरस जिसे कहते हैं वो डाल दे उसी में, तो उसी को क्या कहते हैं, जीरो डे एक्सप्लॉइट कहते हैं। मतलब क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर, कोई कंपनी है, आप सॉफ्टवेयर कंपनी क्या कर रही है, अपने सॉफ्टवेयर को कहीं किसी को सेल कर रही है, और जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी किसी को कोई चीज बेची, उसी में क्या किया, आपने क्या किया, उसी में कुछ ना कुछ अपना भी एक तरफ से वायरस डाल दिया, तो होगा क्या कि सारे डेटा यानी कि पूरा एक्सेस क्या हो जाएगा, उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर उसका काम करना बंद हो जाएगा, संचार सुविधाएं रुक जाएंगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेनियल ऑफ जीरो डे एक्सप्लॉइट कहते हैं। ठीक, लिख लो इसको भी 2 लाइन। यह एक ऐसा साइबर हमला है, यह एक ऐसा साइबर हमला है, यह एक ऐसा साइबर हमला है, यह एक ऐसा साइबर हमला है जो सॉफ्टवेयर विक्रेता, यह एक ऐसा साइबर हमला है सॉफ्टवेयर विक्रेता या एंटीवायरस विक्रेता के लिए अज्ञात है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमला है जो ऐसा साइबर हमला है जो सॉफ्टवेयर विक्रेता या एंटीवायरस विक्रेता के लिए अज्ञात है, या एंटीवायरस विक्रेता के लिए अज्ञात है। ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा को संक्रमित करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा को संक्रमित करते हैं। लिखे हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा को संक्रमित करते हैं। अब आप लोग एक और हेडिंग डाल लीजिए, एडवांस परसिस्टेंस 3। एडवांस परसिस्टेंस 3। एडवांस परसिस्टेंस 3
मैं इसलिए नाम इनका सब लिखवा दे रहा हूँ। उसका रीजन है कि मान लीजिए इनका आपको नाम याद हो, पता चला कि निम्नलिखित में से कौन से क्या है कि साइबर क्राइम थ्रेट्स ऑप्शन आ जाए कि निम्नलिखित में कौन कौन से साइबर क्राइम थ्रेट्स हैं, यानी कि साइबर क्राइम हमले हैं, तो ये आपको पता रहे, इन सब सारी चीज़ों का नाम कम से कम पता रहे कि चारों ऑप्शन दिया हुआ हो, पता चला 3 ही ऑप्शन हो, चौथा ऑप्शन कोई नया हो जो ना इसमें शामिल हो, तो आप क्या करें कि उसमें सारे ऑप्शन सही कर दें। तो ऐसा आप लोगों को कम से कम नाम पता रहेगा। जैसे पिछली बार मैंने आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया तो मुझे अच्छे से याद है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या हुआ था कि आपसे मैंने जितने प्रकार के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया था, और एग्जाम में पूछ लिया था निम्नलिखित में से कौन सा कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, तो आपने मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, इसका मतलब है कि जो उसमें ऑप्शन में एक था, यूपीएससी का क्वेश्चन बता रहा हूँ पिछले साल, उसमें क्या हुआ था, जो ऑप्शन मान लीजिए मनी मार्केट का मैंने इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाया तो पूछा क्या कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो जाहिर सी बात है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का आप लोग उसमें क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट अपने आप मिल जाएगा। ठीक, तो इन सबका कम से कम आपको नाम याद रखना जरूरी, भले ही ये ना पता हो कि एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट क्या है या फिर जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या है, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, तो ये सब सारी चीज नहीं पता रहेंगे, लेकिन इतना पता रहेगा कि मैन इन द मिडिल अटैक कोई होता है, मतलब इस प्रकार का क्या है कि साइबर सिक्योरिटी है, साइबर क्राइम है, ये सब सारी चीजें जितने भी आप लोग लिख रहे हैं, इतना पता है कि साइबर क्राइम है, तो आपको ऑप्शन में जब मिलेगा तो एलिमिनेट करने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक, लिख लो इसको भी 2-3 लाइन। यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उच्च संस्थानों का डेटा या सूचना प्राप्त करके उच्च संस्थानों का डेटा या सूचना प्राप्त करके उन्हें प्रभावित करने का कार्य करता है। इसमें सरकार कामरक्षा, वित्तीय सेवाएं, इसमें सरकार कामरक्षा, वित्तीय सेवाएं, कानूनी सेवाएं एवं औद्योगिक दूरसंचार आदि शामिल हैं। अब आप लोग डाल लीजिए क्लिपिंग स्पाईवेयर। औद्योगिक दूरसंचार शामिल। रैंसमवेयर और स्पाईवेयर एक ही तरफ के नाम रखते हैं, आप लोग इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों बहुत अंतर है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जो किसी भी देश के लिए और फिर किसी भी चीज के लिए है। हार्डवेयर नहीं है, होता सॉफ्टवेयर से ही है। देखते हैं ये क्या कर सकता है। ठीक, दूसरे अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है, जितनी सारी चीजें देखी है, वो समझ में आ गया ना जो अभी बताया। तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ क्लिक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आप डालेंगे, कुछ ना कुछ आप मैसेज करेंगे, कुछ ना कुछ आप हेर फेर करेंगे, या फिर अपने कंप्यूटर या एक्सेस को बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। ये एक ऐसा चीज है जो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये एक बार एक गलती से आपके कॉल पे खाली मैसेज कर दे, या फिर खाली क्या करे कि मिस कॉल डाल दे, तो भी क्या है आपके सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। यहां तक कि इतना भी ना करे, कुछ ना करे, तो भी सारे आपकी एक एक चीजों को एक्सेस कर सकता है। ठीक, ये इजराइल के पेगासस, मतलब एक तरफ से इजराइल ने इसको डेवलप किया। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है,
उसमें क्या हुआ, इसको इजराइल ने डेवलप किया हुआ, लेकिन ये स्पाईवेयर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी भी जो इजराइल ने इसको डेवलप किया हुआ है पेगासस, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसका काम क्या है, कभी भी किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, उसका प्रयोग कौन करेगी? सरकार करेगी। सरकार चाहे कोई भी देश की, किसी भी देश की सरकार क्या कर सकती है, पेगासस को क्या है, इजराइल से परचेज कर सकती है। ठीक, और परचेज करके किसी भी व्यक्ति का क्या है, उसके बारे में निगरानी रख सकती है। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कर क्या रहे हैं, और सारी सूचनाएं क्या है इसके माध्यम से आपको दूसरे व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपका डेटा एक्सेस कर रहा है उसको ऑलरेडी पता रहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फोन है कि क्या है। आपने फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं, आप अपने पासवर्ड का क्या पासवर्ड डाल रहे हैं, क्या उसमें क्या, कैसे फोन पे का पासवर्ड क्या है, आपका ग्रो ऐप का क्या पासवर्ड है, गूगल पे का क्या पासवर्ड है, आपका फिंगरप्रिंट तक, जहां तक कि आपका क्या है एक्सेस होकर वहां पहुंच जाएगा। ठीक, बात समझ रहे हैं इस चीज को? तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता चला जा रहा है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे वैसे ये भी चीजें क्या है, एक उसके उसमें एवज में डेवलप होती चली जा रही हैं। कौन सी भी एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज असुर, देखो आप लोग हैं, देखे हो असुर? जाके मूवी देखोगे तो उसमें स्पाईवेयर का सबसे ज्यादा, एक तरफ से आप खुद समझ जाएंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे चीजें कहाँ तक, और ये वाकई में चाहा जाए तो ऐसा हो सकता है। हमारे देश के, मुझे एक पता नहीं कोई नेता थे, उन्होंने अपना अनाउंस किया था कि मेरे क्या है कि आधार कार्ड कोई लेके क्या कर सकता है, मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने क्या किया, अपना आधार कार्ड पब्लिक कर दिया। उसी में क्या हुआ था कि रसिया का कोई व्यक्ति था, मतलब इसी तरह का हैकर था, आधे घंटे के अंदर उनका पूरे डिटेल्स उन्हीं की निकाल के रख दिया कि लो ये भैया इतने लड़के हैं आपके, इतने बच्चे हैं, इतनी लड़कियां, इतने ये हैं, इस तरह। तो स्पाईवेयर का मतलब ये है कि आपकी हर एक चीज की एक्टिविटी पता चला, आपने क्या किया, डेटा ऑफ किया हुआ है, और आप सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, जैसे होता ना कोई चीज पर्सनल पता चला, अभी पेपर लीक के बारे में चल ही रहा है यार वाले में, तो पता चला कि आपने क्या किया, पेपर लीक के बारे में चर्चा करना चाहते हो कि फोन में, मोबाइल में बातचीत ना हो। ठीक, अब होगा क्या कि आपने मोबाइल में बातचीत नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्ट मिलना चाहते हो, बस इतना कह दिए भाई इस जगह पे आप जाके मिलो। अब आपको भी पता है कि आप सामने वाला स्पाईवेयर कैसे करेगा कि आपके डेटा को एक्सेस कर, आप जान रहे हैं कि आपने किससे बात की। ठीक, अब आपका भी लोकेशन ट्रैक करेगा, सामने वाले का भी लोकेशन ट्रैक करेगा। जहां पर आप लोग पहुंचेंगे वहां पर क्या होगा कि आपका स्पीकर ऑन कर देगा जो रिकॉर्डिंग है, और सारी बातें आपकी एक एक चीज क्या है वो संस्था को अपने आप पहुंचती चली जाएंगी। ठीक, हुआ क्या था कि अभी इसी के माध्यम से, जैसे मतलब एक समय आप लोग देखे रहे होंगे एयर स्ट्राइक हुई थी। एयर स्ट्राइक के बाद क्या है कि आर्टिकल 370 का जो एक तरफ से उसको हटाया गया, इन सब सारी चीजों में भी कहीं ना कहीं इसका यूज गवर्नमेंट ने किया है। ठीक, और उसके बारे में पाकिस्तान सरकार या फिर दूसरी सरकारों ने क्या किया, काफी इसमें मतलब सरकार ने डिनाई भी नहीं किया कि हाँ हमने इसका प्रयोग नहीं किया। सरकार वही चीज है ना, मध्यम मार्ग अपना के, सरकार से पूछा गया कि आपने इसका प्रयोग किया, सरकार ने कहा कि हमने इसका क्या प्रयोग क्या किए हैं, मतलब गैर कानूनी तरीके से नहीं किए हैं, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि मिसयूज इसका हम लोगों ने नहीं किया है। ना उन्होंने ये कहा कि हमने प्रयोग किया है, उन्होंने कहा हम इसका मिसयूज नहीं किए हैं। समझ रहे हैं, मतलब ये नहीं कह रहे कि हमने इसका प्रयोग किया है, वो कह रहे हैं हम इसका मिसयूज नहीं किए। अच्छा, इसको बनाया किसने? इजराइल ने। अब इजराइल ने इसको बनाया है, पाकिस्तान क्या है, इजराइल को क्या है, कोई देश ही नहीं मानता है। ठीक, पाकिस्तान अपने वीजा में या फिर कह सकते हैं पासपोर्ट में क्या है कि लिखा हुआ है कि इजराइल नामक कोई देश नहीं है। इजराइल ने क्या किया, पाकिस्तान के ऊपर स्पाईवेयर से हमला करके पेगासस से क्या किया, सारी चीजों को, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सारी चीजों को क्या किया, एक्सेस कर लिया। एक समय न्यूज में आप सब सारी चीजें देखे होंगे, थोड़ा सा भी आप जानते हो सब सारी चीजों के बारे में, तो न्यूज में सब सारी चीजें पढ़े होंगे। राहुल गांधी का भी एक बार क्या हुआ था, ये सब सारी चीजें की जा चुकी हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, यहाँ तक कि जो पार्टी के, अब उनका नाम नहीं शो किया गया, पार्टी के दो जो स्वयं बीजेपी के दो वो हैं कैंडिडेट हैं, ठीक, जो तत्कालिक सरकार है उसी के दो पार्टी के सदस्यों का क्या किया गया, इस पेगासस के द्वारा क्या किया, डेटा हैक किया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें कम से कम 40 मीडिया, जो रिपोर्ट आई थी उसमें 40 मीडिया, 300 लोगों में से 40 मीडिया के जो पर्सन है उनका भी डेटा क्या किया गया था, हैक किया गया था, मतलब स्पाईवेयर के द्वारा देखा गया। अब जाहिर सी बात है कि यदि आप क्या कर रहे हैं, अब पाकिस्तान क्या हुआ, पाकिस्तान बेचारे यूएनओ में यदि शिकायत करने जाए
तो करे क्या जब वो कह रहा है इजराइल नामक कोई देश ही नहीं है? शिकायत करे किसने? हैं, तुम शिकायत क्या करेगा और क्या कहेगा कि इजराइल ने शिकायत, जब आप कह रहे हैं इजराइल नामक कोई देश है ही नहीं, कैसे शिकायत करेंगे? वो बेचारे अलग दूसरे परेशानी चल रहे हैं। सीधे बम डालते हैं इजराइल वाले, पाकिस्तान पे बम डालते हैं सीधे इजराइल वाले। पाकिस्तान वो तो खैर जब जिसको चाहता है अपने देख रहे हो ना आप लोग, फलस्तीन वालों को कैसे उसमें तबाह किया, कैसे क्या चीजें हुई, खैर आप लोगों का सोशल सिक्योरिटी वाला मुद्दा है। जब आप लोग इंटरनेशनल सिक्योरिटी पढ़ते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ गए। वो मैम है क्या, उनको पता होगा कि ये गलत लगा हुआ है टाइम टेबल? हाँ उनको एक बार पूछ लो, थोड़ा 20 मिनट है, पता चला कि मैम ने क्या मैं ग्राउंड बैठी हूँ। चलो पूछ के आता हूँ, रुकिएगा। हाँ सर ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? टाइम कर रहे अरे ये क्या कर रहे हैं? तो हम लोग क्या देख रहे थे, क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, स्पाई। तो इसी प्रकार क्या किया गया कि इंडिया ने भी क्या किया कि हमारे देश के जो चीफ जस्टिस है या फिर हमारे देश के जो विपक्ष के 2-3 नेता थे, खुद के जो नेता थे, इन सब सारी चीजों के बारे में मीडिया कर्मियों के भी डेटा को क्या किया गया, स्पाईवेयर के अंतर्गत एक्सेस किया गया। और ये कहीं ना कहीं एक तरफ से कहा जाए कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत हानि के लिए इसका एक तरफ से इजराइल के द्वारा सरकार ने इस प्रकार का डेटा यूज किया। और उसके द्वारा सरकार, फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आ गए उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 2022 में कोई कमेटी गठित की कि भाई इसके बारे में कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा सरकार से पूछताछ की गई कि आपने ऐसा क्यों किया। सरकार से पूछा गया कि आपने क्या क्या डेटा एक्सेस किया है, उनके बारे में सूचनाएं प्रदान कर दी। तो हुआ क्या कि जो भी सूचनाएं उनके बारे में दी गई, तो सरकार ने सिंपल से कह दिया कि हम लोग जो भी सूचनाएं लिए गए हैं वो सब क्या है कि सोशल सिक्योरिटी से संबंधित, ठीक, वो लोग क्या है कि एक तरफ से जो एक डिफेंस से संबंधित है, वो एक तरफ से पूरे देश की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को पब्लिक नहीं कर सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया कि जितनी एक सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी गठित की गई थी उसके बारे में भी सरकार ने कोई मतलब एक तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। उसने कहा कि ऐसे प्रकार का डेटा हम इसलिए नहीं यूज कर सकते, इस प्रकार नहीं, क्यों इसलिए नहीं कर सकते, क्यों, ये क्या है, सार्वजनिक मुद्दा है, यानी कह सकते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि आप डेटा को लीक नहीं किया जाएगा कि हमने क्या क्या जानकारियां प्राप्त की, ठीक। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझे कि स्पाईवेयर का क्या काम है, कैसे स्पाईवेयर कैसे काम करता है, स्पाईवेयर का क्या कैसे उसका एक तरफ से, और ये भी चीज है कि ये क्या है, पर्सनल किसी व्यक्तिगत यूजर के लिए काम नहीं किया जाता है, क्या है, सरकार इस चीज को एक्सेस करती है, क्योंकि इसकी जो लागत होती है बहुत ज्यादा हाईली होती है, ठीक। सरकार ही उसको क्या कर सकती है, ये किसी पब्लिक या फिर पर्सनल व्यक्ति को क्या है, ये मतलब इस प्रकार का सूचनाएं नहीं प्रदान की जाती इजराइल के द्वारा, ठीक। तो इसमें से पेगासस के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए 2-4 लाइन आप लोग। स्पाईवेयर के अंतर्गत एक पेगासस है, जो एक इस प्रकार का स्पाईवेयर ही, ठीक। इसके बारे में स्पाईवेयर ही तो है, स्पाईवेयर के बारे में तो बता रहे थे। पेगासस एक प्रकार का, जैसे मैं आप लोगों को क्या बताया, अकीरा बताया था ना, अकीरा क्या है, एक प्रकार का रैंसमवेयर है ना। तो उसी प्रकार जैसे अकीरा बताए या फिर वाना क्राई बताए, ये सब क्या है, तो उसी प्रकार क्या है, पेगासस नामक एक क्या है, स्पाईवेयर है, उसके माध्यम से ही सब सारी चीजें की गई, ठीक। कहीं ना कहीं पेगासस क्या है कि प्रकार का स्पाईवेयर ही, लिख लीजिए पेगासस। इसकी हिंदी होती है उड़ने वाला घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा। यूनिकॉर्न भी कहते हैं, उड़ने वाले घोड़े को यूनिकॉर्न, पेगासस भी बोलते हैं। लिख लीजिए इसको, इसको
जा रहा है। इस प्रकार इस स्पाईवेयर को आप लोग ऐसे लिख लीजिए, इस स्पाईवेयर को हेलीकॉप्टर आ गया। इस प्रकार स्पाईवेयर को या इस स्पाईवेयर को इजराइल की एक संस्था इस स्पाईवेयर को इजराइल की एक संस्था NSO द्वारा विकसित किया गया, NSO द्वारा विकसित किया गया है, जो जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट के तहत कार्य करता है, जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट के तहत कार्य करता है। एक्सप्लॉइट जो भी लिखा है ना, एक्सप्लॉइट ये लिखा हुआ है, जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट के तहत कार्य करता है। जीरो क्लिक का मतलब ये है कि आपने कुछ क्लिक भी नहीं किया है अपने फोन में, आपने अपने मेल पे या फिर अपने पर्सनल जो भी आपका डेटा है आपने कुछ नहीं किया हुआ है, इसके बावजूद भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाए। ठीक, हवा में क्या है, वो आपकी चीजों के एक चीज एक्सेस कर लिया जाए कि आपने क्या कर रहे हैं, आपकी क्या गतिविधियां, इन सब सारी चीजों में। ठीक, तो इस प्रकार का सरकार क्या करती है, कहीं ना कहीं सरकार के पास एक तरफ से कहा जाए कि प्रावधान है या फिर उसके पास एक प्रकार का एक अधिकार है कि वह क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी संस्था का अपने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए क्या कर सकती है, सामने वाले का डेटा एक्सेस कर सकती है, सामने वाले का डेटा प्राप्त कर सकती है। ठीक, उसमें एक सवाल भी बड़ा खड़ा होता है कि अपना सैटेलाइट सिस्टम का जो कैप्चर्ड एरिया है उसके अतिरिक्त अगर हम बाहर किसी जाके उसमें क्षेत्र में चले गए, इंटरनेट इंडिया मोबाइल होना चाहिए। इजराइल कहाँ है इंडिया से, कितना दूर है इजराइल? मैं थोड़ा सा बियॉन्ड टॉपिक बात कर रहा हूँ। मेरे कहने मतलब यह है कि आप कहीं अभी एक लेटेस्ट सलार मूवी आई, ठीक, सलार जब मूवी आई थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्या है कि वो जो एक तरफ से जो हीरो रहता है वो कहीं छिपा रहता है, लेकिन कब तक छिपा रहता है, सारी चीजें क्या है कहीं ना कहीं आप जैसे भी किसी उसमें जाते हैं, पेगासस में क्या है कि आप कहीं किसी भी क्षेत्र में है, जब दूसरे देश से वो कहाँ से ट्रैक हो रहा है, वो इजराइल से चीज़ों को वहाँ से आपको एक तरफ से इंस्टॉलिंग की जा रही है, इजराइल से आपको देखा जा रहा है। ठीक है, वहाँ की जो संस्था है वो आपको डेटा एक्सेस कराती है, वहाँ जाके सारी सूचनाएं जाती हैं, फिर उसके बाद वो जो व्यक्ति वो चाहता है उस चीज़ के डेटा तब जाके उसको प्राप्त होता है। ये काफ़ी मतलब एक तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है हर जगह, जैसे आप लोग खुद बताइए, सोच नहीं सकते हैं आप लोग कि आप क्या है कपड़ा मंगाना चाहते हैं और कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं और खाली आपका डेटा ऑन तो आपको कपड़े का एडवर्टीजमेंट दिखना शुरू हो जा रहा है। तो आप कहीं भी है, नेट डेटा ऑन है कि नहीं आपका, अब आप ऐसा कह सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप फोन ही ना चला रहे हैं, आपके पास इंटरनेट हो ही ना, तो जाहिर सी बात है कि सरकार क्या है या एनएसओ क्या है, उसी व्यक्ति का डेटा लेता है ना जो इस तरह की सारी चीजों को यूज करता है। पता है आप ऐसी जगह पे चले गए, हिमालय के उस पार चले गए जहाँ पे ना इंटरनेट है ना किसी प्रकार का कोई काम है, तो आप काम भी तो नहीं कुछ कर पाएंगे। जब तक आपके पास नेट नहीं होगा, जब तक आपके पास क्या है डेटा इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा, तो आप कैसे कार्य कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जैसे उसके उसमें आएंगे रेंज में, वैसे क्या है वो आपको हैक कर लिया जाएगा या आपके बारे में सर्विलांस में लगा दिया जाएगा, आपकी जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी। ठीक, समझ में आया? बता क्या रहा था आप लोगों को, स्पाईवेयर, हाँ, जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट मतलब क्या है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपकी सारी सूचनाएं ले ली जाती हैं सरकार के द्वारा, तो इसी को क्या कहते हैं, जीरो, यह क्या लिखे के तहत कार्य करता है। यह डिवाइस मालिक की अनुमति के बिना, यह डिवाइस मालिक की अनुमति के बिना इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल किया जाता है। जो किसी व्यक्ति या संस्था की
जो किसी व्यक्ति या संस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो किसी व्यक्ति या संस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो किसी व्यक्ति या संस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने आईफोन का नाम सुना होगा। आईफोन की सिक्योरिटी भी बहुत खतरनाक होती है, एक अलग लेवल की है। 2017 में सबसे पहले क्या हुआ, वहीं से जो स्पाई पेगासस ने क्या किया, जैसे ही एक तरफ से एक्सेस करना शुरू किया, वैसे ही क्या हुआ कि आईफोन ने नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया। जो हमारे देश के एक तरफ से कह सकते हैं कि जो अपोजिट पार्टी में जो भी लोग हैं, या फिर जो भी उस पार्टी के दो व्यक्ति थे, या फिर कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, हैं, जो आपके मीडिया कर्मी थे, इन सब सारी चीज़ों के बारे में लिंक मिलना शुरू हुआ, उनको सूचनाएं प्राप्त होना शुरू हुई कि आपके बारे में क्या किया जा रहा है, कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि आपको क्या है एक्सेस किया जा रहा है। ठीक, उसी के बारे में उनको पता चलता है, और वो फिर क्या होता है कि उसके बारे में अलग अलग क्लेम होता है। मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की कि भाई इसके बारे में कुछ ना कुछ प्राप्त किया जाए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्यों व्यक्तिगत लोगों की, भाई आपको यदि सूचनाएं प्राप्त कर दिया कि प्रोसेस, उसका जो कार्य है वो क्या है, सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा है। अब जाहिर सी बात है, सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा है तो किसी संस्था के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, फॉरेन कंट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। हमारे देश के मीडिया कर्मी कौन सा ऐसा अनसोशल सिक्योरिटी वाला काम करेंगे जिससे क्या है कि दूसरे देश को उससे खतरा हो सकता है, दूसरे देश को उसको तबाही हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से उसको फिर बाद में चीज़ों को दबाया गया, काफ़ी चीज़ें उसमें रोकी गई कि भाई यदि चीज़ें और आगे होंगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि सोशल सिक्योरिटी, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका स्टेबिलिटी वाली बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली बात है, उसमें कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। इसीलिए क्या किया गया, उसको वहीं पर दबा दिया गया। ठीक, तो ये आपको समझ में आया स्पाईवेयर क्या है। स्पाईवेयर की जितनी सारी चीजें थी हम लोग देख चुके हैं, स्पाईवेयर हम लोग जान चुके, जितने भी प्रकार के वो लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि सरकार के द्वारा क्या क्या इसके लिए, इन सब सारी चीजों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक, तो आप लोग अगली हेडिंग डाल लीजिए, सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास। सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास। अगला हेडिंग डाल लीजिए, उसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी 2000 में आया था वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद तक जुर्माने का प्रावधान है। इसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद तक जुर्माने का प्रावधान है। सरकार ने, नीचे लिखिएगा, सरकार ने दो 2008 में सरकार ने 2008 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम पारित किया। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत धारा 66A, धारा 66A, इसके अंतर्गत धारा 66A ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर
ऐसी सामग्री पोस्ट करने के आरोपी सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पोस्ट करने के आरोपी ऐसी सामग्री पोस्ट करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है या करती है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसे आक्रामक माना जा सकता है, इसमें जुर्माने के साथ इसी में जो संशोधन अधिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, इसी में जुर्माने के साथ 3 वर्ष के कारावास का भी प्रावधान है। इसमें जुर्माने के साथ 3 वर्ष के कारावास का भी प्रावधान है। कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जब आप सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी चीज़ पोस्ट करते हैं जो क्या कर सकता है कि सोशल सिक्योरिटी से संबंधित हो सकता है, फिर कह सकते हैं उससे क्या है सोशल अनरेस्ट फैल सकता है, सामाजिक तनाव फैल सकता है, आपस में द्वेष फैल सकता है, एक तरह से सहिष्णुता जो है और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें उसमें यदि अटैक होता है और यदि सरकार पे महसूस होता है कि इस प्रकार की ये पोस्टें डाली गई तो समाज में सामाजिक असंतोष जिसे कहते हैं सोशल अनरेस्ट फैल सकता है, तो आपको क्या कर सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और आपके जुर्माना में पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है और 3 वर्ष का कारावास भी लगाया जा सकता है। ठीक, तो वहाँ पर आप लोग जो आर्टिकल 21 का यूज आप लोग देखते हैं ना, निजता का अधिकार या फिर उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, इन सब सारी चीज़ों में क्या है कहीं ना कहीं एक तरफ से उसमें काफ़ी आप पक्ष में जब मत रखते हैं और विपक्ष में मत रखते हैं, तो मैंने बताया कि ये सब किसका है, जब आप मेंस में लिखेंगे तब इन सब सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग खाली ये देख रहे हैं कि ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहता क्या है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के क्रियाएं करता है जो समाज में अशांति फैला सकती हैं तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसमें आप फिर अपने निजता का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी आप लोग ऐसी पोस्टें डालें या फिर ऐसी पोस्ट करें जिसमें क्या है कि समाज को लेकर उसमें कुछ ऐसा चीज़ें ना हो कि सामाजिक अशांति फैल जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। उसी के लिए अधिनियम लाया गया है कि इस प्रकार की चीज़ों से रोकथाम लगाई जा सके, एक तरफ से समाज में अशांति को दूर किया जा सके, उससे बचाया जा सके। ठीक, अब इसके बारे में और भी बहुत सारी योजनाएं, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। जितनी भी सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं और भी जो उसमें जो टॉपिक है मेरे से रिलेटेड, जैसे में हवाला मार्केट हो गया, मनी लैंडिंग हो गया, उनके बारे में भी आगे आप आएंगे तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक।